हेलो फ्रेंड्स। हम कवर कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्यों? क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो डेबिट क्रेडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। उस सीरीज में हमने एपिसोड नंबर 1 में काफी कुछ चीजें कवर कर ली थी। एएस कब एप्लीकेबल है, इंड एएस किसके ऊपर एप्लीकेबल है, और कितने तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो एपिसोड नंबर 1 में हमने ये देखा था कि देयर आर 29 स्टैंडर्ड्स, और 30, 31, 32 ये भी स्टैंडर्ड हैं, बट आईसीआई ने इनको विड्रॉ कर लिया है। तो हमारे लिए जो अभी जो एप्लीकेबल है वो 29 स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, अलग अलग 29 स्टैंडर्ड्स हैं जो हम इस सीरीज में कवर करेंगे। आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर 29 स्टैंडर्ड्स, क्या हम इनको रट सकते हैं? क्या इनको समझना है? ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कहाँ तक याद रखेंगे? तो उसका भी मैं आज लेके आया हूं आंसर। देखिए, हमने ये देखा था लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कि भाई अलग अलग तरह के 29 स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमें कवर करना है। अब इतने स्टैंडर्ड्स को याद रखना या इनको रट पाना, समझ पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ना ये सारे स्टैंडर्ड्स जो भी हैं, इनको ना सबको पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें कवर नहीं करेंगे, हम सारे एएस को कवर करेंगे, लेकिन 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 सबसे ज्यादा जो हमें इंपॉर्टेंस देनी है, सबसे ध्यान से डीपली हमें अगर किसी स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है तो उन स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है जो सारे बिजनेस पर इक्वली एप्लीकेबल होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो सारे एएस सभी के लिए नहीं है। कुछ एएस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए हैं, तो वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मतलब 29 स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन ऑल एएस इज नॉट एप्लीकेबल। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी के ऊपर सारे एएस एप्लीकेबल नहीं है। हमें वो एएस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं जो सभी के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। सर वो कौन कौन से हैं? तो आइए, ये हैं वो 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज ये मैंने स्टडी करके, एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेके आया हूं कि ये 6 स्टैंडर्ड, वैसे तो 29 स्टैंडर्ड सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी हम पढ़ेंगे भी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर इतने स्टैंडर्ड्स को कैसे याद रख पाएंगे या सारे के सारे पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या, तो अगर आप अकाउंटेंट हैं, प्रैक्टिशनर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो ये 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS16 बोरोइंग कॉस्ट, AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ये 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि बाकी स्टैंडर्ड्स को हम कवर नहीं करेंगे, बाकी भी कवर करेंगे, बट इन 6 के ऊपर हम बहुत ज्यादा, बहुत डीप में जाके आराम से समझेंगे। ठीक हो गया जी। तो आइए सबसे पहले चलते हैं AS1 के ऊपर, जो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये नाम से ही डिफाइन कर रहा है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने अडॉप्ट करी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, आपको उनको डिस्क्लोज करना है। तो उनको कैसे डिस्क्लोज करना है वो AS1 हमें बताता है। उससे क्या होगा? टू फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई आप बैलेंस शीट अपने लिए तो बनाते ही हो, लेकिन अगर आप लोन लेते हो तो बैंक में सबमिट करना है, अगर आप कंपनी हैं तो फिर आपको एमसीए में सबमिट करना है, या अपने इन्वेस्टर्स को दिखाना है, या मतलब अलग अलग पर्पस के लिए भी आपको बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ती है। तो सभी लोग, चाहे वो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर हो, एम्प्लॉय हो, सभी उस बैलेंस शीट को आराम से समझ सके, इसीलिए अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोजर कैसे करना है वो AS1 बताता है। और टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन, दो अलग अलग डिफरेंट एंटरप्राइजेस का एक कंपैरिजन हम लोग इजी तरीके से कर सकें, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्योंकि जब सारे ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरह की अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करेंगे तो कंपैरिजन इजी हो जाता है। ठीक है सर। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, उससे पहले समझिए कि पॉलिसी क्या होती है। भाई पॉलिसी हम लोग क्यों बनाते हैं? किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। हम लोग सुनते हैं ना भाई गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है कि अब इसमें ऐसा ऐसा होगा। तो वो पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों बनाती है? जिससे वो ये बताती है कि भाई अब ये जो रूल हम लेके आए हैं, इस रूल में आपके ऊपर क्या क्या चीजें एप्लीकेबल हैं, आपको क्या क्या चीजें हमें बतानी है, क्या चीजें सबमिट करनी है, कैसे क्या करना है। तो ये तो हो गया नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, भाई कब आपने रिकॉर्ड करना है, कब डेबिट कब क्रेडिट, कितना स्टॉक दिखाना है, क्या करना है, पिछले साल कैसे दिखाया था, इस साल कैसे दिखाएंगे, आने वाले सालों में कैसे दिखाएंगे, कैसे आप बनाते हो बैलेंस शीट, क्या आपका फॉर्मेट है, मतलब सभी चीजों को ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ये जो आप मेथड अप्लाई करते हो ना, उसको अप्लाई करने को बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करने का जो मेथड होता है, उसके लिए आप कह सकते हो जो प्लान आप बनाते हो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। और इनको कैसे डिस्क्लोज करना है उसी के बारे में है AS1। ठीक है सर। देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज को बनाते समय, उसको सिलेक्ट करते समय क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है? सिंपल है सर, ट्रू एंड फेयर व्यू। जो बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना के सबमिट करने वाले हो, वो आपके बिजनेस की एक सही पिक्चर प्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस लॉस में है, आप प्रॉफिट में दिखा रहे हो। स्टॉक पड़ा हुआ है 5 लाख का, आप दिखा रहे हो 50 लाख का। आपका में हो रहा है प्रॉफिट, आपने दिखा दिया लॉस में। नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो आपकी बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए। तो ये तो हो गया अकाउंटिंग पॉलिसी का पहला पर्पस। दूसरा, ये आपने सुना होगा, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। ये 3 फंडामेंटल एजम्पशन होती हैं अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करेंगे। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। कभी भी आप जर्नल एंट्री करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस कुछ भी बनाएंगे, हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि ये जो बिजनेस है ये अनडेफिनेट पीरियड के लिए चलेगा। मतलब आपके माइंड में ये नहीं होता है कि ये हो सकता है 2 साल में बंद हो जाए, हो सकता है बिजनेस 3 साल में बंद हो जाए। नो, हमेशा आपको एंट्री ये सोच के चल करनी है कि ये बिजनेस हमेशा रहने वाला है। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। ठीक है। हाँ, अनटिल अनलेस कुछ बहुत बड़ा हो जाए, कोई कोविड आ गया, अब आपको पता है कि भैया मेरा बिजनेस बंद होने वाला है, कुछ ऐसा एबनॉर्मल हो जाए तो बात अलग है, वरना हमेशा गोइंग कंसर्न आपको बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि आपने पहले साल में कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसी बनाई, दूसरे में कुछ और बना दी, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और। ऐसा नहीं है। एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी बन गई, फिर वही आपको फॉलो करना है। चेंज अगर आप करोगे तो बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, वरना आप पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ आपको वही पॉलिसी फॉलो करनी है। अक्रूवल बेसिस मतलब ड्यू बेसिस। ये क्या होता है? जब तक आपने कहीं बताया नहीं होगा ना कि हम कैश बेसिस से बना रहे हैं अकाउंट, तब तक माना जाएगा कि आप एक्रूवल बेसिस से बना रहे हैं। मतलब अभी पैसा मिला नहीं है, लेकिन पैसा मिलना ड्यू हो गया है, आप एंट्री कर लोगे। अभी आपने पैसा दिया नहीं है, बट क्या हो गया है, इवेंट ऐसा हो गया है कि वो पैसा ड्यू हो चुका है, आप उसकी एंट्री कर लोगे। चेक मिल गया, अभी आपने चेक बैंक में नहीं लगाया है, बट आप उसकी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कर लोगे। उसको बोलते हैं एक्रूवल बेसिस। और नीचे लिखा हुआ है कि दीज आर नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड। ऐसा नहीं है कि ये आप कहीं अपनी बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं आप इसको मेंशन करोगे। नहीं, ये क्या होता है, अंडरस्टूड है, ये एज्यूम्ड है कि सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन इन 3 फंडामेंटल एजम्पशंस को तो फॉलो कर ही रहे हैं। आप बोलो या ना बोलो, जैसे आप बाइक चलाते हो, रात हो गई तो भैया आपको क्या करना है, अपनी हेडलाइट ऑन करनी है। कोई आपको बताए या ना बताए, रात का मतलब है कि लाइट ऑन करना है, सभी को पता है। तो ये अंडरस्टूड है। तो ऑर्गेनाइजेशन इन 3 चीजों को फॉलो कर रही है, ये लिखना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है, ये एज्यूम्ड होता है। ठीक हो गया जी, ओके। तो देखिए, इसमें डिस्क्लोज क्या क्या करना होता है। जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं आपकी जो आपने अडॉप्ट करी हैं, उनको डिस्क्लोज करना होता है। और ये ऐसा नहीं कहीं और डिस्क्लोज करोगे, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होती है। हाँ, अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी कोई बनाई है, वैसे तो कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, लेकिन अगर कुछ चेंज करा है आपने
और उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है तो उसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वो भी कैसे? विद अमाउंट, अमाउंट के साथ आपको बताना पड़ेगा कि उसका इफेक्ट क्या हुआ है। दूसरा, जो अभी हमने 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस देखी थी, उसमें से अगर कोई भी एक आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस फैक्ट को भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये है AS1, अकाउंटिंग पॉलिसीज को कैसे डिस्क्लोज करना है, कब चेंज करना है, चेंज करते समय डिस्क्लोज करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें हमें बता रहा था AS1। तो बहुत ही सिंपल सा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, बेसिक सा है। अगर ये स्टैंडर्ड ना भी बना होता तो फिर भी ये सारी चीजें अंडरस्टूड है कि भाई आपने कुछ पॉलिसी, भाई आपने बिजनेस स्टार्ट करा है तो अकाउंटिंग उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप उसकी अकाउंटिंग करोगे तो कुछ तो पॉलिसी आपने बनाई होगी ना कि भाई कब उसको रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या फॉर्मेट रहेगा आपका। कुछ अगर किसी एक चीज के लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट है तो वो क्या है ना। कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हो, आपके ऊपर कौन कौन से प्रिंसिपल एप्लीकेबल हैं, कौन कौन से नहीं हैं, जो एप्लीकेबल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें कहाँ कवर्ड होती हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा AS1। अब चलते हैं हम AS2 की तरफ, और ये बहुत इजी है। सबसे सिंपल अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो वो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। नाम से पता चल रहा है जो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह होता है ना, उसको कैसे वैल्यू करना है, उसका वैल्यूएशन कैसे करना है, वो हमें बताएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो देखिए इसका पर्पस क्या है? स्पेसिफाइज द प्रिंसिपल्स फॉर वैल्यूइंग द इन्वेंट्री। वो प्रिंसिपल बताता है ये जो आपकी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में आपको काम करेगा। और डिस्क्लोजर ऑफ द स्पेसिफिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट। अगर कोई स्पेसिफिक पॉलिसी किसी कंपनी में किसी मैनेजमेंट ने अडॉप्ट करी है वैल्यूएशन के लिए तो उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा AS2 के अंडर में। ओके सर, तो भाई इन्वेंट्री क्या होती है? आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए ना इन्वेंट्री क्या होती है। तो सिंपली समझ लीजिए, जो आपने अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए हेल्ड करके रखा है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। आप गाड़ियों की सेल परचेज करते हैं तो जो गाड़ियां हैं, बाइक है, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। और हम लोग कभी कभी अपनी पर्सनल कार भी बेच देते हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर मैं उसी बिजनेस में हूं तो फिर वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। कोई हमने ऐसा रॉ मटेरियल रखा हुआ है जो कहां यूज होता है? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो वो भी हमारी इन्वेंट्री हो जाएगी। और इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, या और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। कुछ ऐसा जैसे अब रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट सर्विस देता है खाने पीने की, लेकिन खाना बनाने के लिए पीछे से वो फूड आइटम परचेज भी करता है। तो जो फूड आइटम परचेज करता है वो क्या हो गई? इन्वेंट्री हो गई। उसी तरह मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, मैं बिस्किट बनाता हूँ, चॉकलेट बनाता हूँ, तो बिस्किट चॉकलेट बनाने के लिए जो मैं रॉ मटेरियल परचेज करके लाता हूँ वो भी इन्वेंट्री। बिस्किट चॉकलेट तो मेरी इन्वेंट्री है ही, उसको बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है वो भी इन्वेंट्री होती है। तो ये होता है इन्वेंट्री का मतलब। दूसरा जो हमें समझना है वो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब जो आपका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है उसमें से आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट लेस करनी है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट वो कॉस्ट जो सेल को करने के लिए जरूरी है। जैसे हो सकता है आपने कोई ब्रोकर हायर करा है, उसका कमीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो गई, फ्रेट हो गया, तो ये सारी कॉस्ट लेस करनी है। प्रोडक्शन की कॉस्ट लेस करनी है, परचेज कॉस्ट लेस करनी है, किसमें से? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस से। उसको बोलते हैं NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक हो गया जी, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, इनका अभी आगे यूज होगा। वैल्यूएशन कैसे करना है? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस लोअर ऑफ कॉस्ट, जो कॉस्ट है इन्वेंट्री की वो उठा लीजिए, एंड जो अभी हमने देखा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV, ठीक है, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू NRV। तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो लोअर होगा वही होगी आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू। खत्म हो गया जी। दूसरा कह रहा है कि प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डाउन इन्वेंटरीज बिलो कॉस्ट टू NRV इज कंसिस्टेंट विद द व्यू दैट assets should not be carried in excess of amounts expected to be realized
ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टॉक पड़ा है, आपको पता है कि 5 लाख से ऊपर इसका मिलेगा ही नहीं मार्केट में, फिर भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख रखा है 10 लाख का। गलत किया है आपने, आप प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर रहे हो। जब आपको पता है कि इस स्टॉक का कोई 5 लाख से ज्यादा नहीं देगा, तो उसकी वैल्यू आपको 5 लाख ही लिखनी है। वही बताता है हमें AS2। अच्छा सर, अच्छा कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? जो भी कॉस्ट ऑफ परचेज है। अब कॉस्ट ऑफ परचेज में जो आपने सप्लायर को पे करा है वो, इसमें से अगर आपने ITC क्लेम किया है तो वो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका तो आप ITC क्लेम कर लेते हो, वो कॉस्ट ऑफ परचेज में नहीं आएगा। कोई और टैक्स है वो नहीं आएंगे, जिसका आपको मिल जाता है क्रेडिट। वो टैक्सेस, वो कॉस्ट जिनका आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, वो कॉस्ट ऑफ परचेज में आएंगे। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, हो सकता है आप रॉ मटेरियल लेके आते हैं, रॉ मटेरियल से फिर आप बनाते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स, जैसे आप शुगर लेके आए, मिल्क लेके आए, व्हीट लेके आए और आपने बनाया बिस्किट। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, प्रोडक्शन की कॉस्ट, ये भी आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड होगी। उसके अलावा कोई अगर अदर कॉस्ट है तो वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। NRV कैसे निकालना है वो हमने देख लिया। दोनों में से जो कम होगा, जो लोअर होगा, वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है सर। अच्छा, कॉस्ट में क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड करनी है? कोई एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया है मटेरियल का या लेबर का या प्रोडक्शन का, वो हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो लॉस हो गया है आपका। कोई स्टोरेज कॉस्ट है, उसको भी आपको क्या करना है, उसको भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो नेसेसरी है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, फिर आप कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स विच डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। एडमिन एक्सपेंस वो होते हैं जैसे ऑफिस का एक्सपेंस हो गया, ऑफिस में कोई क्लर्क बैठा हुआ है, वहां का AC चल रहा है, बिजली है, वहां का फर्नीचर, कोई भी खर्चे, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो वो भी आप कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे। और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स कब कब आप जो सेलिंग के एक्सपेंस होते हैं वो कब लगते हैं, जब प्रोडक्शन हो चुका होता है, तो ये भी इंक्लूड आपको नहीं करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। ठीक है सर। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं? जो भी मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे फीफो हो गया, वेटेज एवरेज हो गया, वो आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है सर। डोंट चेंज फ्रिक्वेंटली। आप ऐसा नहीं है कि आपने एक ईयर में कोई दूसरा मेथड फॉलो किया, फिर दूसरा किया, अगले साल दूसरा, अगले साल दूसरा। नो, अभी हमने AS1 में क्या पढ़ा है? कंसिस्टेंसी। तो वो यही बताता है कि एक बार जो मेथड आपने फॉलो किया है, फिर आपको वही फॉलो करना है। अगर चेंज करेंगे तो फिर आपको AS1 में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा विद अमाउंट। अभी हमने देखा था ना, तो AS1 AS2 से रिलेटेड है। अगर AS2 में आपने वैल्यूएशन का मेथड चेंज किया, तो फिर AS1 में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, वैल्यूएशन जो होता है ना, आइटम वाइज होता है, पूरे ग्रुप का नहीं होता है। अभी हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे, ये आइटम वाइज होता है। ठीक है। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए टू वैल्यू द इन्वेंट्री इन अकॉर्डेंस विद इट्स करंट मार्केट प्राइस। जो करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉक को उसी पर वैल्यू करना चाहिए, बिकॉज वही तो उसका सही प्राइस होगा ना। मेरे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है, मार्केट में उसकी वैल्यू 1 लाख है, तो 1 लाख से ज्यादा तो मुझे मिलेगा नहीं, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। उसके लिए AS2 है, उसी के लिए AS2 है। अच्छा, अगर आपने स्टॉक ऊपर नीचे कर दिया तो आपका प्रॉफिट भी कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। तो टू असर्टेन करंट ईयर्स प्रॉफिट करेक्टली, अगर आप करेक्ट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको AS2 बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा, वरना अगर आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू गलत आ गई तो प्रॉफिट भी फिर गलत आएगा। ठीक है सर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक कंपनी है, वो 3 आइटम बनाती है, आइटम A, आइटम B, आइटम C। उसकी कॉस्ट है 40, 32, 16, लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 28, 32, 24। अभी हमने क्या देखा है, वैल्यूएशन कैसे करना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और NRV विचएवर इज लोअर, और हमें आइटम वाइज अलग अलग करना है, टोटली नहीं करना है कि इसको टोटल करा, इसको टोटल करा, विचएवर इज लोअर, ऐसा नहीं करना है। तो आइटम A में कितना आएगा? 40, 28, विचएवर इज लोअर, तो 28 आ जाएगा। B में दोनों इक्वल है तो 32 आ जाएगा, और C में कॉस्ट है 16 लाख, NRV है 24 लाख, विच एवर इज लोअर, तो 16 लाख। तो आंसर क्या हुआ इसका? आंसर हुआ 28, 32, 16, इट मींस 76
6 लाख। तो समझ में आया कैसे हमें वैल्यू करना है एज पर AS2। तो AS2 हमें बताता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में। तो कैसा लगा ये वीडियो? AS1 AS2 हम कवर कर चुके हैं, बाकी के जो 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम उन AS को पढ़ेंगे जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको भी कवर करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए CA Mitra 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।